तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लूसेंट के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में हमारे धार्मिक सुधार आंदोलन तक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम हमारा आगे का टॉपिक मौर्य काल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था, हमें ये बताना है। तो इनका अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, और एक नाम क्या है? तो कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है, चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली जिनका ग्रंथ है प्रिंस, इससे की जाती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से। ठीक है, कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की? तो सभी जानते हैं कौन है? अशोक। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने राज सिंहासन के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। ठीक है, और उसके बाद 269 ईस्वी पूर्व वह सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसे प्रभावित किया था? तो वो है आपकी उनकी कारुवाकी। ठीक है, कौन? कारुवाकी। ठीक है, सम्राट अशोक की जो पत्नी थी कारुवाकी, उन्होंने उनको प्रभावित किया था। ठीक है, और जो रानी कारुवाकी है, इनसे संबंधित एक अभिलेख है, उसका नाम आप मुझे ज़रूर कमेंट कर बताइएगा, जिसे रानी का अभिलेख कहते हैं। ठीक है, वो कहाँ पर है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट कर। नेक्स्ट, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ठीक है, किस प्राकृत का प्रयोग किया है, तो हमको ये बताना है। तो उन्होंने किया है अर्धमागधी या अर्धमागधी का। ठीक है, नेक्स्ट, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? आपको ये बताना है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तो इन्होंने भेजा था तक्षशिला। कहाँ पर? तक्षशिला। जो बिंदुसार है, बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। कितनी बार? 2 बार। ठीक है, एक बार तो जनता द्वारा किया गया, दूसरा राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और जो पहले इन्होंने किसे भेजा था? अपने बड़े पुत्र सुसीम को, और फिर बाद में अशोक को भेजा था। अशोक कहाँ का प्रांतपति था उस समय अशोक है ना अवंती, उज्जैन का प्रांतपति था। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। तो कहाँ गए थे अशोक? तक्षशिला गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? तो वह है अशोक। सभी जानते हैं अशोक। देखिए, जो देवानाम की जो उपाधि है, अगर आपसे इसे पूछा जाए कि सबसे पहले इतिहास में किसने ली थी, तो वो है अजातशत्रु। ठीक है, ये नया फैक्ट होगा आपके लिए, पर वो जो उपाधि है वो अजातशत्रु के द्वारा पहली बार ली गई थी। उसके बाद किसने ली थी? अशोक ने। और जो प्रियदर्शी, ये अलग नाम है प्रियदर्शी। तो ये 2 लोगों के, 2 सम्राट के नाम मिलते प्रियदर्शी। वो है आपके एक अशोक और एक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, पर हमको लगाना अशोक ही है। ठीक है, देवानाम प्रियदर्शी दोनों ही किसकी थी? अशोक की थी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि जो देवानाम है, इसकी उपाधि किन किन शासकों ने ली थी? देखिए, अशोक ने ली, अजातशत्रु पहले थे। अशोक के बाद किसने ली थी? तो अशोक के बाद इनके पौत्र दशरथ ने भी ये उपाधि ली थी, ये भी याद रखिएगा, दशरथ। और साथ ही साथ श्रीलंका का एक शासक था तिस्य, उसके द्वारा भी ये उपाधि ली गई थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? अब देखिए, इनमें से प्राचीनतम बताना है। तो ये मौर्योत्तर काल के हैं। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड के हैं, तो कौन सा हुआ? फिर मौर्य हुआ। नेक्स्ट, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य या चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म का अंगीकार कर लिया था? आपको ये बताना है। तो उन्होंने कलिंग विजय के बाद कौन सा धर्म अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म। ठीक है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ये बताना है। सभी जानते हैं किसने? चाणक्य ने। ठीक है, चाणक्य ने ही मदद की थी। आगे देखते हैं, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची में बौद्ध धर्म कला का क्या करता है? निरूपण करता है। यहाँ पर स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया।
तो वो कौन था? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने भद्रबाहु के द्वारा जैन धर्म में दीक्षा ली थी और कहाँ चले गए थे? श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए थे। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला, ठीक है। वहाँ जाकर इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो कौन सी मुद्रा मौर्य साम्राज्य में प्रचलित थी उसका नाम बताना है। तो पर्ण मुद्रा, ठीक है। कौन सी? पर्ण मुद्रा। याद रखिएगा, पर्ण मुद्रा प्रचलित थी, पर उस समय काकनी भी थी, और जो काकनी मुद्रा है इसका उल्लेख हमको मिलता है महास्थान अभिलेख में। महास्थान अभिलेख जो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है उसमें काकनी मुद्रा का भी उल्लेख मिलता है, पर प्रचलित मुद्रा पूछे तो पर्ण लगाना है, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, बिंदुसार है, पर अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक है। कौन सा वंश का? हर्यक वंश का। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था हमें बताना है। तो कुणाल। कौन? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था? तो मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त थे, और जो विशाख दत्त है इन्होंने मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषण कुल का बताया या निम्न कुल का बताया है, ठीक है। नेक्स्ट, विशाख दत्त ने प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? ये बताना है। भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में वर्णन करता है नाटक, ठीक है। नेक्स्ट, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार विजिट किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर किस शासक ने पहली बार जीता था? तो वो है हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। मतलब मालवा, गुजरात, इधर पश्चिमी क्षेत्र को विजिट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है ये भी पूछा जाता है। तो इसकी जानकारी मिलती है हमारे रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में। किसमें? रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो सभी जानते हैं कलिंग युद्ध के बाद यह अशोक द्वारा किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं मिलते? अशोक के शिलालेख कहाँ नहीं मिलते? तो पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं मिलते, ठीक है। बाकी गिरनार, कांधार और टोपरा में अशोक के शिलालेख मिले हैं। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। किसके समकालीन थे अर्थशास्त्र के जो लेखक? कौटिल्य। तो वो चंद्रगुप्त के, ठीक है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात सभी जानते हैं मौर्य वंश ने। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मौर्य वंश में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो उस समय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। क्या था? इंडिका था। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये प्रथम विदेशी दरबारी था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो सभी जानते हैं विशाख दत्त में। किसने लिखा है ये? विशाख दत्त के ग्रंथ में, जिसका नाम क्या है? मुद्रा राक्षस में, ठीक है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। वह स्त्रोत जिसे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वो कौन सा है? तो इंडिका, ठीक है। पाटलिपुत्र के प्रशासन, पाटलिपुत्र से संबंधित जानकारी सबसे अच्छे हमें मतलब सबसे ज़्यादा विस्तृत रूप में इंडिका में पाई गई है। इंडिका को किसने लिखा था? तो मेगस्थनीज ने लिखा था। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। कौन सी भाषा अशोक के शिलालेख में प्रयोग की गई है? तो शिलालेखों में प्राकृत भाषा प्रयोग की गई है, ठीक है, इनमें से। फिर इसके अलावा आर्यमाई, खरोष्ठी, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग भी हुआ, ये भी आप जानते हैं। आगे देखते हैं।
मेगास्थनीज ने नहीं, ये 30 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय किस राजा ने प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभक्त किया था? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणी में, कितनी? 7 श्रेणी में विभक्त किया था। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में नहीं था, ये बताना है। तो देखिए, अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था, पर जो श्रीलंका है वो अशोक के साम्राज्य में नहीं था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। और स्थापना पूछे तो उदयन ने, ठीक है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना था? तो लकड़ी का, ठीक है। और इसका वर्णन मिलता है हमको इंडिका में, ठीक है। किसमें? इंडिका नामक ग्रंथ में। आगे देखते, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के रूप में किया गया है? तो बराबर की गुफाएं अजीबों के आश्रय के रूप में इसका उपयोग किया गया है। किस अभिलेख में साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला था? देखो, मैंने अभी बताया था, तो रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है। किसमें होता है ये? रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ऐसा स्तंभ है आपका भारभू स्तंभ। कौन सा? भारभू स्तंभ। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस स्तंभ में बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्न का उल्लेख मिलता है? त्रिरत्न का उल्लेख, तो वो भी कौन सा है? भारभू स्तंभ लेख। कौन सा? भारभू स्तंभ लेख। और सबसे छोटा स्तंभ लेख है तो रुमबंदी, सबसे छोटा रुमबंदी, ठीक है। इसको आर्थिक स्तंभ लेख भी कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जोड़ी मिलानी है। चलिए, तो चंद्रगुप्त, देखिए चंद्रगुप्त का नाम सैंड्रोकोटस मिलता है हमको, ठीक है। बिंदुसार का नाम अमित्रघात, अशोक, प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। 2 3 1 4, 2 3 1 4। देखिए, अशोक, प्रियदर्शी 1 और 4, चाणक्य, विष्णुगुप्त। ऑप्शन सी, 2 3 1 4। चलिए आगे देखते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, तो पहली बार भारत में जो साम्राज्य स्थापित किया था वो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल मतलब वर्तमान का उत्तराखंड में, तो कौन सा है? कालसी। कौन सा? कालसी में, ठीक है। कालसी अभिलेख कहते हैं या कालसी शिलालेख भी कहा जाता है। सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था, ठीक है। यहाँ मां मोदगलायन और सारीपुत्र के अस्थि अवशेष रखे गए हैं। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो है जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था। और खोजा किसने था? स्टीफन टेलर ने। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? कलिंग युद्ध से संबंधित कौन सा शिलालेख है? डायरेक्ट यही याद रखिए कि हमारा 13वें नंबर का शिलालेख, ठीक है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आया? मैंने अभी बताया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आगे देखते, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में, और इसमें सेल्यूकस पराजित हो गया और बदले में सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया, हेलिना का विवाह, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और 4 प्रांत क्या दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को? दहेज में दिए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दहेज में दिए थे, भेंट में दिए थे, उपहार स्वरूप, ठीक है। जब इन्होंने 4 प्रांत दिए तो इधर से चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी उपहार में दिए थे।
आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? ऐसा कौन सा राजा था? तो वो है आपके अशोक। ठीक है, कौन? अशोक। आगे, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो अशोक ने क्या करा? भारी रक्तपात को देखकर यह नीति को, युद्ध की नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया। ठीक है, और बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषण या निम्न कुल का बताया है? तो मुद्रा राक्षस में। किसने लिखा है ये? विशाख दत्त ने। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। ठीक है, किसका? संस्कृति, कला, साहित्य का। ठीक है, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। ठीक है, तो देखिए, सोने के सिक्के गुप्त काल में देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम दिनार कहते हैं। ठीक है, तो पहला सही है। प्रांतीय विभाजन किया गया था। चंद्रगुप्त के मौर्य के समय 4 प्रांत और अशोक के समय हमें 5 प्रांत देखने को मिलते हैं। और साथ ही हिंदू कुश तक साम्राज्य का विस्तार भी किया था। ठीक है, तो 1, 3, 4। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। ठीक है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। कलिंग। ठीक है, तो दोनों ही कथन सही है और दोनों ही सही व्याख्या करते हैं। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वो कौन से? ठीक है, संगम राज्य, चेर चोल, पांडवों के बारे में बताते हैं, वो कौन से शिलालेख है हमें ये बताना है। तो दूसरा और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, दूसरा और तीसरा कथन देखते हैं अब। अशोक के राज्य आदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचार का प्रसार किया। ठीक है, तो दोनों ही कथन क्या है? सही है और सही व्याख्या करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है हमको? तो अशोक के व्यक्तिगत का मिलता है हमको मास्की, और एक और अभिलेख है गुर्जरा अभिलेख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश थी, ये अखंड है, स्तंभों पर शेफट शुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग है। तो इसमें से कौन सा गलत है हमको ये बताना है। तो देखिए, ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये कथन क्या है? गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक द्वारा की गई। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसका उल्लेख किया है हमारे कल्लड़ ने पुस्तक राजतरंगिणी में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तरापथ की हमको राजधानी बतानी क्या थी? तो उत्तरापथ की राजधानी थी, देखिए, जो उत्तरापथ है तक्षशिला। ठीक है, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी, प्राची की पाटलिपुत्र। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट देखते हैं, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अर्थशास्त्र में हुआ है। किस में हुआ है? अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निर्ग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, अशोक ने प्रभावित होकर दीक्षा ली थी, तो वो कौन थे? तो देखिए, वो थे उपगुप्त। कौन थे? उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और पोलीब्रोथस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है उसने। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो एग्रोनोमाई है, यह सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। आगे देखते हैं, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुप्तचरों को मौर्य काल में कहा जाता था गुड़ पुरुष। क्या? गुड़ पुरुष कहा जाता था।
ठीक है। नेक्स्ट है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो मैंने अभी बताया था कि उन्होंने सेम उपाधि ली थी। कौन थे? तिस्य। कौन? तिस्य ने। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो चंद्रगुप्त के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है परिशिष्ट पर्व में। और ये किसने लिखा है? तो हेमचंद्र ने। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, आचार्य हेमचंद्र ने। नेक्स्ट, किस महीने मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? कब आरंभ होता है इनका जो राजकोषीय वर्ष है? तो ये होता है आषाढ़ में, जुलाई के समय। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो संगम युग का किया गया है। संगम मतलब चोर, चेल, पांडे। ठीक है, तो देखिए, तो चेर मतलब चेर का किया है, पांडे का किया है, ठीक है, चोल का किया है। साथ ही साथ अब ये हो गया 1, 3, 5, 1, 3, 5 और फिर इसमें और एक का उल्लेख किया गया है, वो है सती या पुत्र का। ठीक है, तो 1, 3, 4, 5, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखते, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो अशोक के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। ठीक है, उसके शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो अशोक के काल में दक्षिण भारत में ब्राह्मी लिपि। कौन सी ब्राह्मी लिपि? जो आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान, वहाँ पर थी आपकी कौन सी लिपि? खरोष्ठी। ठीक है, और जो आपके भारत है, भारत में थी ब्राह्मी लिपि। भारत के विभिन्न भागों में ब्राह्मी लिपि देखी गई थी। नेक्स्ट, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया है? भारत के बाहर, तो अफगानिस्तान में। किसमें? अफगानिस्तान में। ठीक है। नेक्स्ट, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिसे पांडु रंजित बालुकाश्म एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया था? तो इसे बताना है, तो इन्हें निकाला गया था मिर्जापुर के समीप चुनार से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति थी? यह मेगास्थनीज ने कहा था। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। और साथ ही इसने भारत में कितनी जाति बताई थी? 7 जाति। पर साथ ही साथ मेगास्थनीज ने यह भी बोला था कि भारत में दास नहीं है। क्या नहीं है? दास नहीं है। पर कौटिल्य ने भारत में 9 प्रकार के दास बताए हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया की एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक भारत भेजने का आग्रह किया था? तो वो है बिंदुसार। किसने? बिंदुसार ने। ठीक है, तो जो एंटियोकस है, इसने अंजीर और शराब तो भेजा था, पर दार्शनिक नहीं भेजा था। ठीक है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो कलिंग पर चढ़ाई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है 13वां शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो बिंदुसार की जब मृत्यु हुई थी तो अशोक उज्जैन प्रांत का क्या था? गवर्नर था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो यह इसने किया है पृथक कलिंग शिलालेख में। कौन सी घोषणा युद्ध हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कौन सी घोषणा वो? तो वो है आपका कलिंग का पृथक शिलालेख। कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा अंकित की कि किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, या मैं अपनी अंतशाला में रहूं, या मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? ठीक है, तो ये किसमें कहा गया है? ये घोषणा किस शिलालेख में अंकित है? यह अंकित है 6ठे शिलालेख में। किसमें? 6ठे शिलालेख में। निम्न में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों के नाम बताता है? ठीक है, इनमें से ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए, सबसे है प्रादेशिक, फिर रज्जुक, फिर युक्तक। याद रखिएगा, प्रादेशिक, फिर रज्जुक, फिर युक्तक। विष्टि क्या थी? तो विष्टि बेगारी को विष्टि कहते हैं। नेक्स्ट है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य? सीता राज की भूमि से प्राप्त आय सीता कहलाती थी। मौर्य काल में सबसे अच्छा नमूना कौन सा था? तो सबसे अच्छा नमूना मौर्य काल में
स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल सूखा जिसे देवी प्रकोपों के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है, तो वो मिलता है महास्थान और सोहगोरा अभिलेख में। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, ए और बी दोनों। अशोक के मनसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी से प्राप्त वह शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है खरोष्ठी लिपि। कहाँ से अशोक ने द्विभाषी ग्रीक और आर्यमाइक अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो शार-ए-कुना अभिलेख द्विभाषी अभिलेख है अशोक का, जो कांधार से प्राप्त हुआ है। ठीक है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में है? तो 15 अधिकरणों में। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल था, तो क्या शामिल है सप्तांग में? देखिए, सप्तांग में शामिल है राजा, क्षेत्र, प्रशासन, कोश। ठीक है। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तुरमय मिस्र का राजा था। इंपॉर्टेंट है। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया? तो डायमेकस बिंदुसार के काल में भारत आया था। निम्नलिखित में अभिलेखों में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? गुर्जरा अभिलेख में। ठीक है, गुर्जरा अभिलेख में। ठीक है, तो ये होगा हमारे मौर्य काल से संबंधित प्रश्न कंप्लीट। अब हम मौर्योत्तर से संबंधित जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।